सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा मैं इंट्रोडक्शन करता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो अंदर से एक फीलिंग आती होगी, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोग जानते हो कि कुछ बेसिक बॉन्ड आप लोगों ने सुन रखे हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता था। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती थी। इलेक्ट्रॉन की जब म्यूचुअल शेयरिंग होती थी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। एक बॉन्ड और पढ़ा था, उसको आयनिक बॉन्ड कहते थे। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। एक लोग इलेक्ट्रॉन लूज करता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता था, और तब जो बॉन्ड बनता था वो उसे बोलते थे आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, ये आप लोगों को पता भी होगा, इसमें क्या होता है मेरा प्यारा सा, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एक लोगों का होता है और वो म्यूचुअल शेयरिंग करके तब बॉन्ड बनाते हैं। तो तीन तरीके के बॉन्ड आप लोग जानते हो, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही चैप्टर थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक आइडिया तो लगा होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, और वो करेंगे क्या, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग यहां भी है, लेकिन एक इसका है एक इसका है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों इसके, मैं थोड़ा गलत बोल गया, इसमें होता है म्यूचुअल शेयरिंग, लेकिन इसमें जो शेयरिंग होता है वो म्यूचुअल ना होकर क्या होता है कि दोनों के दोनों किसी एक ही के होते हैं और वो दूसरे को देता है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। ऐसे कैसे सर? तो चलिए एक दो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैं यहां पर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल ला रहा हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल है। ऐसी सिचुएशन आती कब है कि कोई अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे बॉन्ड बनाने के लिए। भाई सर क्यों दूसरे को बॉन्ड दे देगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए? तो वो तब होता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े एक्स्ट्रा पड़े हों। एक्स्ट्रा पड़े होने का मतलब ये नहीं कि 8 से ज्यादा हों। एक्स्ट्रा पड़े होने का मतलब कि वो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं कर रहा है। और जब कोई ऐसा आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बेचारे के पास, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन हीलियम 2 ही चाहिए होते हैं, तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा हमको दे दो। कहेगा हम काहे दे दे भाई, हम दे देंगे तो हमारा ऑक्टेट गड़बड़ाने लगेगा। तो वो देगा तो नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहेगा ठीक है चलो अच्छा तुम पे हम दया कर देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे देते हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या दे देगा, शेयर करने के लिए दे देगा। ये कहेगा कि चलो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम शेयर कर लो, और शेयर करके बॉन्ड बना। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे कहते हैं डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है, वो शेयरिंग से ही क्रिएट होते हैं, लेकिन शेयरिंग के दौरान दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी डोनर के ही होते हैं। डोनर डोनेट तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो वो लुईस बेस होते हैं। जनरली जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, क्लास 11 में पढ़ा था। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, अमोनियम आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए अब आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब 12th में आते हो तो 12th में एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। कहानी ये कहता है कि अगर माना मेरे सामने एक कोई है सॉल्ट 1, माना कोई हमने सॉल्ट 1 ले लिया, उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू द वेपर्स, वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, ओके जी कन्वर्ट कर दिया। कोई दूसरा सॉल्ट ले लिया, क्या सर 2 ही सॉल्ट ले सकते हैं? नहीं, ज्यादा भी ले सकते हो, 2 सॉल्ट ले लिए, इनको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, चलिए जी वेपर में कन्वर्ट कर दिया। दोनों वेपर आपस में क्या हो गए, मिक्स। मिक्स हो जाने के बाद जब उनको तुम कंडेंसेट करोगे, कंडेंसेट करने का मतलब लिक्विड फिर और ज्यादा थोड़ा सा कूल कर दोगे, तो वो क्रिस्टल बनाएंगे एक्चुअली में। अब जब ये क्रिस्टल बनाएंगे तो ये क्रिस्टल 2 चीजों के होंगे। मतलब क्रिस्टल बनाने का मतलब एक्चुअली में वो एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। एडिशन प्रोडक्ट का मतलब क्या, ऐड हो गए 2 सॉल्ट के वेपर आपस में केमिकली ऐड हो गए, और केमिकली जुड़ने के बाद एक नए तरीके का कंपाउंड बनाए जिसको एडिशन कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, अब ये होता कब है, जब देखो लिखा भी है इसमें, अब समझिएगा। यहां क्या है कि जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट स्टेबल कंपाउंड, यहां हम सॉल्ट लेके चले थे, वो आपस में कंबाइन करते हैं आइदर फिजिकली और केमिकली, जैसे वेपर की फॉर्म में या केमिकली कंबाइन करें, तो उनके कॉम्बिनेशन से नया कंपाउंड बनता है। और जो नया कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट 2 चीजों के हो सकते हैं, या तो
डबल सॉल्ट के, या तो मेरा प्यारा बच्चा किसके हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्कूल में बन सकता है इस चैप्टर से वो यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आप डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको समझाइए जरा। चलिए चलते हैं। अभी इतना समझ में आया कि दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स हो जाएंगे, कंडेंसेट करेंगे, क्रिस्टल बनेंगे, मतलब एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। जो भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा या तो डबल सॉल्ट का होगा या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का होगा। दीज टू आर कम इन द कैटेगरी ऑफ एडिशन कंपाउंड। चलिए अब एडिशन कंपाउंड यहां तक की बातें समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन कंपाउंड हमने बताया वही सेम चीज, दो चीजों के होते हैं, या तो डबल सॉल्ट के होते हैं। थोड़ा डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ लो। डबल सॉल्ट होते क्या हैं? डबल सॉल्ट हम जनरली उनको कहते हैं, नाम से पता चला है दो सॉल्ट एक्चुअली कंबाइन करके बने ही थे, लेकिन इसकी एक खास बात है, ये स्टेबल तो रहते हैं। स्टेबल का मतलब अपने आप अलग ना हो रहे हो, टूट ना जा रहे हो, आयन में ब्रेक ना हो जा रहे हो। लेकिन कब स्टेबल रहते हैं? केवल सॉलिड स्टेट में। वो स्टेबल रहते हैं केवल सॉलिड स्टेट में, लेकिन वो जैसे ही उनको पानी में डालोगे, इनको डिजॉल्व करोगे वाटर के अंदर, तो वो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर जाएंगे। दे विल बी ब्रेक इनटू इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट। इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट का मतलब इंडिविजुअल आयन में ब्रेक हो जाएंगे। उनको बोलते हैं डबल सॉल्ट, या उनको हम एक नाम और देते हैं लैटिस कंपाउंड। इनके कई सारे डबल सॉल्ट के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, मैं भी इनके एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। इनमें से जो तुम्हें अभी पढ़ना है, अब दूसरा देखो जिसको हम बोल रहे थे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनते हैं? ये एक्चुअली तब बनते हैं जब कोई मेटल एटम आयन, कोई मेटल किसी आयन के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तब जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, या फिर इन्हें तुम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एक खास बात है कि इनको जब तुम वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे, तो ये पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होंगे, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होंगे। वो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होंगे, पार्शली आयोनाइज होंगे। समझ में आएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए एक एक एग्जाम्पल वाले देख लेते हैं सबके, फिर इसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। डबल सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल देख लो। ये जो है पहला एग्जाम्पल है, दैट इज कैरनलाइट। कुछ जो अच्छे एग्जाम्पल है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं अभी। तो ये कैरनलाइट हो गया। पोटासियम, इसको हम पोटासियम कहते हैं, ठीक, इसको क्या कहते हैं, पोटासियम। एक फॉर्मूला और आता है FeSO4 अमोनियम सल्फेट .6H2O, मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि वाइवा में पूछता है कई बार। तो जैसे मोहर सॉल्ट की मैं बात कर लूं, जैसे मोहर सॉल्ट की बात मैं करूं, FeSO4 अमोनियम सल्फेट, ठीक है, .6H2O, ये क्या है, मोहर सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डबल सॉल्ट में बाकी एग्जाम्पल क्यों याद करो, यही एग्जाम्पल याद करो। सर क्यों यही याद करना है? क्योंकि जब तुम अभी टाइट्रेशन में जाओगे, क्लास 11 में भी गए होगे, तो टाइट्रेशन में भी पढ़ाया गया होगा कि मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन विद। तो मोहर सॉल्ट का वाइवा में पूछ सकता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट, तो नहीं बेटा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो ये पोटासियम और मोहर सॉल्ट, इन दो के फॉर्मूले वो लिखने के लिए कभी कभी दे देते हैं। जो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको कहते क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मोहर सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 6, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 24। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर की चीजों पे नहीं जाएंगे, हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि डबल सॉल्ट हम कहते किसे थे? डबल सॉल्ट हम उन्हें कहते थे, जैसे आप इसको ले लो डबल सॉल्ट, तो जब इसको तुम एक्वस मीडियम में डालोगे तो ये पूरी तरीके से आयन में ब्रेक हो जाएगा। देखो पानी में डाल रहे हैं हम, डाला नहीं, KCl में टूट गया, MgCl और 6H2O, इसको डाला पानी में, डाला इसको पानी में, तो देखो ये पूरी तरीके से टूटेगा, K प्लस Mg, मतलब सारे आयन में ब्रेक हो जाएगा। K प्लस में टूट जाएगा, Mg2 प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा, और वाटर तो वाटर है ही, वो तो वाटर में चला जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं होता है ऐसा। एक एग्जाम्पल देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, नाम आगे चल के धीरे धीरे सीखना, नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको जब तुम पानी में डाले तो ये पूरी तरीके से नहीं टूटा, ये देखो कैसे टूटा, 4K प्लस, और कैसे टूटा, FeCN का होल 6 4 माइनस,
तो अब अगर तुम देखो ये तो टूटा नहीं। अब सर टूटना ना टूटने क्या मतलब है, क्या है के लिए इतना परेशान हो रहे हो, टूटना ना टूटने से क्या हो जाएगा। तो टूटना ना टूटने से ये अंतर आ जाएगा कि अगर मैं अभी इसको एनालिसिस करने पे जाऊं, जैसा सॉल्ट एनालिसिस करते थे, तो आप देखोगे कि Fe2+ का ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों Fe2+ का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि Fe2+ फ्री नहीं है, दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन। जब ये पूरी तरीके से टूट जाता है, जैसे फेरस सल्फेट पानी में टूट जाता है Fe2+ में और सल्फेट आयन में, तो जब मैं Fe2+ को पता करने के लिए केमिकल मिलाता हूं तो Fe2+ से कंबाइन करके वो उसकी प्रेजेंस बताता है, लेकिन यहां नहीं बता पाएगा ये। मतलब इसने तो अपनी आइडेंटिटी खो दी बेचारे ने, मतलब इसको कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा है, पहचान ही नहीं पा रहा है। मतलब इट लूज इट्स ओन आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वर्ड मिलेगा आगे चल के कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता, उनके बारे में ढूंढ ही नहीं पाओगे। जब पूरी तरीके से आयन में ब्रेक हो तभी तो उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। ओवरऑल चीजों को मैं जोड़ के वापस लेके आऊं आपके सामने, तो 3 बातें निकल के आई। बात नंबर 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर ने सिखाया कि ये एक शेयरिंग से बनता है, जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही के होते हैं, डोनर शेयर करता है एक्सेप्टर को, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिनके अंदर होता है उन कंपाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बनते कैसे हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड को या सॉल्ट को आपस में मिक्स करते हो, इवोपरेट करके कंडेंसेट करके क्रिस्टल बना लो, तो उससे एडिशन कंपाउंड बनते हैं। वो एडिशन कंपाउंड 2 चीजों के हो सकते हैं, या तो डबल सॉल्ट के या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। डबल सॉल्ट के बारे में एक आइडिया लगा कि वो पानी में जाने पे पूरी तरीके से आयन में ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो पूरी तरीके से पानी में जाके ब्रेक नहीं होता है। चलो तो देखो पानी में जब डाला तो ये पूरी तरीके से आयन में जाके ब्रेक नहीं हुआ, वो ब्रेक हुआ भी तो K+ और FeCN6- में ही केवल ब्रेक होगा। देखो तो ये यहाँ पर Fe2+ का टेस्ट नहीं दे पाएगा। दे लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब अच्छा ये थोड़ा अलग तरीके से लिखे हैं, ये भी सही है। ये भी सही होने का मतलब देखिए दोनों एस्पेक्ट सही होते हैं। कभी कभी जैसे मैं बता रहा हूं, आप भी कभी कभी वैसे कंफ्यूज हो जाते हो कि सर आप तो बता रहे थे कि आइडेंटिटी उसमें लूज करता है, तो किसके रिस्पेक्ट में तुम आइडेंटिटी वर्ड किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर मैं आयन के पहचानने की बेसिस पे बात करूं तो इधर लूज हो रही है आइडेंटिटी। यहां आइडेंटिटी का मतलब वो ये कह रहा है कि जब ये पानी में गया तो पानी में टूट गया, ये पूरा सॉलिड में जब था ना, सॉलिड में, तो सॉलिड में उसकी आइडेंटिटी थी खुद की, एक कंपाउंड के तौर पे था। पानी में गया तो वो पूरी तरीके से टूट गया, देखो ऐसे टूटा, जब ऐसे टूट गया तो मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। लेकिन जब ये पानी में गया तो ये नहीं टूटा, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी मेंटेन किए हुए है। तो अगर मैं पूरे कंपाउंड के तौर पे देखूं तो डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, लेकिन मैं आयन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूज कर देता है, क्योंकि उसमें आयन के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो जब डिफरेंस पे जाएंगे तो डिफरेंस जो दिख रहा है उसी बेसिस पे बोलिएगा कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, सॉलिड में तो मेंटेन करते हैं लेकिन एक्वस में लूज कर देते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। अब जरा देखो यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन, सॉलिड में तो ये पूरा का पूरा था, लेकिन जब वो एक्वस मीडियम में आया तो देखो वो डिसोसिएट हो गया, दैट्स वाई अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया। लेकिन ये सॉलिड में था तब भी ये कंपाउंड की फॉर्म में था, और जब डिसोसिएट हुआ तब भी पूरी तरीके से नहीं डिसोसिएट हुआ, मतलब एक्वस के अंदर भी थोड़ी थोड़ी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने भर की क्षमता रख पाया है थोड़ा थोड़ा। तो पहला पॉइंट, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर लेते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिए आता है, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जो मैं कह सकता हूं कि हाँ स्कूल में या एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस आप सीख रहे हो। डबल सॉल्ट में क्या है कि जो डबल सॉल्ट में जो प्रॉपर्टी होती है डबल सॉल्ट की वो सेम होती है एज अ कंस्टिट्यूएंट आयंस। कंस्टिट्यूएंट आयन का मतलब Fe2+ है, अमोनियम कोई भी है, जैसे इसमें तुम देखो ये डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम रहेगी जो इनकी प्रॉपर्टी है। ये सर कैसे, अगर तुम उस सॉल्ट को पानी में डाल के Mg2+ का टेस्ट करोगे तो आपको Mg2+ मिल जाएगा, क्योंकि वो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन वहां आयरन जो था पहले साइनाइड आयन था, देखो ये बना जब होगा तो एक्चुअली में साइनाइड आयन था, अब साइनाइड आयन कंबाइन हो गया, अब उसके अंदर चला गया, अब ये तो फ्री नहीं है ना,
जब ये फ्री नहीं है, ये तो जुड़ गया उसके साथ। अब तुम साइनाइड वाला कोई टेस्ट करोगे, देगा ही नहीं है। तो क्या उसके अंदर वो प्रॉपर्टी जो है वो सेम है उसके कंस्टिट्यूएंट जैसे? कंस्टिट्यूएंट जैसे मतलब वो CN वाला टेस्ट देगा क्या? क्या वो जो जिससे मिलके बनाता वो हर उसके जैसी प्रॉपर्टी दे पाएगा? या जितने भी कंस्टिट्यूएंट थे, कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रेजेंस दे पाते थे किसी से रिएक्ट करके, क्या अब दे पाएंगे? तो नहीं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो बनता है वो बिल्कुल अलग होती है जिससे बनता है, लेकिन वहां पे प्रॉपर्टी जो डबल सॉल्ट की होती है वो कंस्टिट्यूएंट आयन जैसा ही होता है। डबल सॉल्ट में तुमको देखने को मिलेगा आयनिक बॉन्ड, इसीलिए टूट भी गया था वो, आयनिक बॉन्ड जल्दी पानी में ब्रेक हो जाते हैं। तो इसमें देखने को क्या मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा कि आयनिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसमें देखने को क्या मिलेगा? थोड़ा थोड़ा तो आयनिक होते हैं, ऐसा भी नहीं आयनिक नहीं होते हैं। अगर यहां देखो ये आयनिक ही है तभी ब्रेक हुआ है, K+ और Cl- के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो तो ये आयनिक बॉन्ड ही है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है, जो हिस्सा कॉम्प्लेक्स हिस्से के अंदर है, वो मेरा प्यारा बच्चा डेफिनेटली क्या रहेगा? उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, वो आयनिक नहीं रहेगा। एक बात और, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो नॉर्मल वैलेंसी रखते हैं। नॉर्मल वैलेंसी का मतलब आयरन है तो आयरन की वैलेंसी या तो 2 रख लो या तो 3 रख लो। सर वैलेंसी का मतलब कितने से जुड़ा है, कितने के साथ बॉन्ड बनाया है। लेकिन भैया इसमें तुमको वैलेंसी जो होगी वो एक्सटेंडेड मिलेगी। इन्होंने लिख दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, वो तो अभी आप समझोगे वर्नर थ्योरी में। अभी बस इतना समझो कि इसमें वैलेंसी आप ऐसे लिख सकते हो कि इसमें जो वैलेंसी होती है वो क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो जाती है। आयरन की वैलेंसी देखो 6 दिखा रहा है, आयरन 6 साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ देखो, और नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है? 2 और 3 होती है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे आपको तैयार होना चाहिए। अब यहां तक में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो पहले वो पूछो किसी को भी। जानवी इतनी चीज समझ में आ गई बेटा? सृष्टि, जानवी, तो यहां तक की बातें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, डबल सॉल्ट जो होता है उनमें प्योर आयनिक होता है। डबल सॉल्ट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी आयन से मैच करती है, कंस्टिट्यूएंट से, उसमें प्रॉपर्टी बदल जाती है। शुरू से लेके आया हूं तो अंदाजा लग गया। दोनों के दोनों कौन से टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं, कोई बताएगा? दोनों के दोनों एक ही टाइप? हाँ बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही, मतलब दोनों के दोनों एडिशन के अंडर में ही आएंगे, बट जब उनको हम तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा डबल सॉल्ट और एक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो स्कूल या बोर्ड या कहीं पे भी पहला क्वेश्चन जो क्रिएट हुआ कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस ये हो जाएगा। नोट्स मैंने आपको पहले से ही आपको ग्रुप पे भेज रखे हैं, आप नोट्स से पढ़ के और अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगा कि नोट्स के हिसाब से ही चीजों को लेके चलूं, ठीक? चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं जरा। कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर ये एग्जाम्पल तुम यहां जो देख रहे हो प्यारा बेटा, ये एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में लास्ट में दिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूजेज कहां होते हैं ऐसे करके, और बोर्ड में कई बार आया भी है, बच्चे लिख ही नहीं पाते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोल देता है, कहता है बताओ विटामिन B12 विटामिन 12 में बताओ किस मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ऐसे कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, मतलब कंपटीशन में ऐसे पूछ लेगा कि बताओ विटामिन 1-2 जो होता है उसके अंदर कौन से मेटल का कोऑर्डिनेशन, मतलब कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स है वो। तो कुछ एग्जांपल यहाँ देखो जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, देखो कोई एग्जांपल देते हैं इनके, तो ये भी अच्छा चीज है, याद कर सकते हो, एग्जांपल जरूर है। जैसे देख रहे हो विटामिन 1-2, विटामिन 1-2 जो होता है, अच्छा अब जिसको हम लोग कभी कभी विटामिन 1-2 हो गया, साइनो ब्लैकमेक्स जो भी है, अब इसमें अगर देखो जो इस फॉर्म में मिलता था, जो भी तुमको मैं दिखाया था, आप उसको मत छोड़ो। विटामिन 1-2 कोई पूछे कि किसका, कौन से मेटल का है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कोबाल्ट का है। स्ट्रक्चर में मत जाओ, स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे क्या बना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली बन रहे हैं सारे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन किस किस मेटल का है वो याद कर लो। यहाँ पर विटामिन 1-2 किसका है? कोबाल्ट का है। आगे आ जाओ, वो कोबाल्ट का हो गया। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, ब्लड दिख रहा होगा हीमोग्लोबिन, तो जो हीमोग्लोबिन है वो किसका कॉम्प्लेक्स है? आयरन का है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन खाओ। जब आयरन खाओगे तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे क्या है, बेस प्रेजेंट हैं, जिनको पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो लीगेंड्स का काम करेंगे और वो कंबाइन करके हीमोग्लोबिन बना देंगे। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो तो एक तरीके से आयरन की कमी होती है। आयरन और हीमोग्लोबिन दोनों प्रोपोर्शनल हैं,
तो कोई कभी किसी से बोले ना कि हीमोग्लोबिन की कमी है, तो मतलब उसे कह सकते हो कि आयरन के कॉम्प्लेक्स की कमी है, तो आयरन का है। तो देखिए मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ जैसे याद रहे, कभी एग्जाम में आए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओ। चलिए आयरन का हो गया कॉम्प्लेक्स। अगला क्लोरोफिल, मैंने दो बता चुका हूँ। पहला कौन सा बताया था मैंने, पहला कौन सा बताया था, विटामिन 1-2, विटामिन 1-2, हाँ विटामिन 1-2 किसका था आयुष्मान बताओ, कौन सा मेटल का था, कोबाल्ट का। हाँ विटामिन 1-2 कोबाल्ट का था। फिर हीमोग्लोबिन हो गया वो आयरन का था। किसी को पता है क्लोरोफिल किसका होता है, मैग्नीशियम। हाँ वेरी गुड रोहित। तो हाँ क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरोफिल जो होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चलो ये भी याद हो गया। एग्जाम्पल को सीखने के बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट, इनमें से डबल सॉल्ट कौन है, कैनालाइट। हाँ देखिए सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है तो बाकी याद है तो ठीक, नहीं याद है कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे तुमको याद हो जाएंगे जब आगे बढ़ोगे, ठीक है, आसान मत। अगला देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और फॉर्म्ड बाई, चारों में से ऑप्शन बताओ, अरे हम तो भूल ही बता दिए। ऑप्शन क्या जाएगा, म्यूचुअली शेयरिंग नहीं होता है, इसमें शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वन डबल बॉन्ड, मतलब एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता, म्यूचुअल में कोवेलेंट होता है। चलो जी, अब कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं, उनको सिखा के फिर मैं आज की क्लास यहीं पे ओवर करूंगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 40 मिनट 50 मिनट पढ़ाता रहूंगा, तो एक वीक में चैप्टर हो जाएगा प्रॉपर। ये है एक एग्जाम्पल किस चीज का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने हिस्से होते हैं उनको सीखते हैं। पहला हिस्सा सेंट्रल मेटल एटम या आयन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहूंगा। सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल मैं जब पढ़ाता हूं तो ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं एटम और आयन, मैं ये वर्ड यूज करता हूं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्यों सर एटम एंड आयन का मतलब क्या है, क्योंकि कभी कभी जो बीच में प्रेजेंट है ये मेटल की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और आयन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तुम जब आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स देखते हो तो जरूरी नहीं कि वो Fe हो, वो Fe2+ भी हो सकता है, Fe3+ भी हो सकता है। तो यहाँ कोबाल्ट जब तुम निकालने जाओगे ना, अभी तुम चेक करोगे, मैं भी ओरली बता दे रहा हूँ, CO3+ है ये, तो CO3+ है मतलब ये आयन है, कोबाल्ट आयन है, तो आयन वर्ड यूज करो, देखो मेटल आयन वर्ड यूज करो। लेकिन कई कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकल के आता है, मतलब वो प्योर मेटल की फॉर्म में होता है। इसीलिए मैं ये शब्द बोलना ज्यादा पसंद करता हूं, मेटल एटम और आयन, ना कि मेटल आयन। तो चलिए यहां पे पहला वर्ड आया सेंट्रल मेटल एटम और आयन। आप कोई पूछे कि भाई ये क्या होते हैं, तो हम कहेंगे दीज आर दोज स्पीसीज, ये ऐसे स्पीसीज होते हैं या फिर मेटल होते हैं जनरली किसके, डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। डी ब्लॉक ही क्यों, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये खास बात है। अभी कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा, जब जैसे अमोनियम आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कोई लेगा कहां इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी तो डी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। इसीलिए मेटल हमेशा डी ब्लॉक का होता है, अधिकतर जितने कॉम्प्लेक्स देखोगे डी ब्लॉक के मेटल होंगे। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन विच दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स। लिगेंड्स भी बताऊंगा कौन है जो देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल मेटल एटम आयन आर the metal of the d block element which have unpaired d orbital in which they accept the electron from the ligands that are known as central metal atom or ion। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इस पर बाद में बताऊंगा, अभी इस पर ध्यान दो। ये अगला टर्म है लिगेंड्स। मैं लिगेंड्स में एक शब्द यूज करना पसंद करता हूं स्पीसीज। मैं हर बार स्पीसीज क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्पीसीज लिखने से चीजें आसान हो जाती है, फर्क ही नहीं पड़ता मैं एनायन की बात कर रहा हूँ, कैटायन की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता। स्पीसीज का मतलब सब कुछ कवर हो गया। तो डिफिनेशन जब लिखने जाओ तो ऐसे बोलो, दोज स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन जो देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसको देंगे, टू द सेंट्रल मेटल एटम आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम आयन को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स देते हैं, एंड फॉर्म और क्या करते हैं, बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, अगला देखो,
अगला है, इसको मिटा दे रहा हूं। अगली चीज देखो यहाँ पर, क्या बेटा बता रहे हो आयुष्मान? डोनर भी होंगे फिर। हाँ डोनर होंगे, लिगेंड्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये डोनर भी होंगे। सेंट्रल मेटल एटम आयन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये दो शब्द हमने एक्सप्लेन कर दिए। ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर गलत जगह पे बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली यहाँ ये इसको दिखा रहा था, ये जहाँ 6 लिखा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आगे चल के सीखोगे कि ये होता है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कौन बनाते हैं? मेड बाय लिगेंड्स। जो बनाते कौन है? लिगेंड्स बनाते हैं। किसके साथ? विद सेंट्रल मेटल एटम आयन। जो किसके साथ बनाते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जो इनके साथ बनाते हैं उनको, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, जो ब्रैकेट के बाहर रह गया था, फिर ये क्या था? जो ये ब्रैकेट के बाहर रह गया है, इसको क्या कहते हैं? किसी को पता है क्या कहते हैं? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसको कहते हैं आयनाइजेशन स्पेयर। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन स्पेयर। क्यों आयनाइजेशन स्पेयर कहते हैं? क्योंकि आयनाइज होता है। जब तुम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालोगे तो आयन में ब्रेक होकर यही तो निकल के आएगा, ये इतना हिस्सा तो टूटेगा ही नहीं। तो जो हिस्सा ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, यही हिस्सा आयन में जनरली कन्वर्ट होता है। इसलिए जो बाहर हिस्सा लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन स्पेयर कहते हैं। मैं पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सारे पार्ट बता दे रहा हूं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये आयनाइजेशन स्पेयर कभी कभी पहले लिखा होता है, कभी कभी बाद में लिखा होता है। पहले का मतलब कभी कभी ऐसे लिखा होगा K4FeCN का होल 6। अब इसके अंदर देखो, तो ऑब्जर्व करो इसके अंदर कौन क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर देखो, ये हो गया आयनाइजेशन स्पेयर, सेम चीज। ये हो गया वो मेटल एटम आयन, ये हो गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे लिगेंड्स। यहां पर हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं और अच्छे समझाऊंगा भी। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने बॉन्ड बना रहा है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज लिखी होती है ना प्यारा बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होने का मतलब दैट इज नॉन आयनेजेबल हिस्सा, जो कि नॉन आयनेजेबल होता है ये। और यहां पर बात करो तो ये, तो जो हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है जो कि क्या होता है? नॉन आयनेजेबल पार्ट, जो कि नॉन आयनेजेबल पार्ट होता है। नॉन आयनेजेबल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नॉन आयनेजेबल पार्ट है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो ये देखिए छोटे छोटे टर्म है, एक एक नंबर में कोई जो बड़ी बात नहीं कि पूछ ले। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, आयनाइजेशन स्पेयर क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम आयन क्या होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम आयन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, आयनाइजेशन स्पेयर जो हिस्सा आयनाइज हो जाए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो हिस्सा आयनाइज ना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, इतनी चीजें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मैं वहां पर उन्होंने शब्द यूज किया है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, हमने वर्ड क्या यूज किया था? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मैं अब डेफिनेशन लिख चुका हूं तो बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? ये सेंट्रल मेटल एटम आयन जो ऐसे ऐसे करके था, उसमें सेंट्रल मेटल मेटल होता है प्लस लिगेंड्स होते हैं। तो मेटल एटम आयन और लिगेंड्स, इनको पूरा कंबाइन करके क्या बन के आता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो कि नॉन आयनेजेबल होता है। तो यहाँ थोड़ा गलत गलत नहीं है, मतलब थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, आसान वाली। आप सीधे ये बोलो कि दैट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज नॉन आयनेजेबल एंड पुट इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो नॉन आयनेजेबल पार्ट होता है उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। आसान सी भाषा में, काहे के लिए परेशान हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है, अब इतना हिस्सा क्या है? ये हिस्सा है गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इसी के अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, और ये नॉन आयनेजेबल है। आगे देखो, जैसे ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम आयन क्या थे? अभी बताया था मैंने, सेंट्रल एटम आयन ऑब्लिक, देखो देखो दिया भी है, अंदाजा लग गया होगा। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और होते क्या है? मैंने बताया था क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं क्या भैया? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किससे? फ्रॉम लिगेंड्स। जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हो उनको बोलते हैं। जैसे यहां पर निकल डी ब्लॉक का मेटल होता है जनरली, ठीक, ये भी बता रखा था मैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। चलो क्वेश्चन बताओ।
आंसर क्या आएगा? नॉर्मल क्वेश्चन। कोबाल्ट। हाँ कोबाल्ट। कोबाल्ट, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन। हाँ बच्चों वाले क्वेश्चन से चालू कर रहा हूँ क्योंकि कोबाल्ट नाम ही दिख रहा है तो आइडिया लग ही जाएगा कोबाल्ट। वैसे स्ट्रक्चर जब देखोगे तो पता चल जाता। अगला देखो, कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड में लिख दे रहा हूँ FeCN का होल 6। 6। हाँ कॉर्डिनेशन नंबर 6। अभी आगे चल के बताऊंगा कि हमेशा यही देख के मत बताया करना, इससे कभी कभी धोखा भी खा जाओगे, लेकिन अभी काम चल जा रहा है, अभी 6 है। ठीक है आगे। ठीक है, अब लिगेंड्स के कुछ टाइप बता देता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा जल्दी फ्री कर दूंगा आज। ठीक है, लिगेंड्स के टाइप में देखो कई तरीके के लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स होते क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जैसे यहाँ CO, यहाँ पर CN, ये लिगेंड्स हो गए जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। किसको देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर? बता दो बच्चों, किसको इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं? हाँ फिर से कोई कोई भी बच्चा पूरी लाइन नहीं बोला। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, सिखाने के लिए बैठा हूं इसलिए, क्योंकि कोई गलती ना निकाल पाए, इसलिए पूरा वर्ड बोलो। अच्छा, लिगेंड क्या होते हैं? ये कोई मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल एटम आयन के साथ इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, लिगेंड्स के डिवीजन किया गया, कुछ चार्ज होते हैं कुछ न्यूट्रल होते हैं। देख किस बेसिस पे किया गया? चार्ज की बेसिस पे कर रहे हैं, तो कुछ चार्ज हैं कुछ न्यूट्रल हो गए। चार्ज में भी दो आ जाएंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा लिगेंड के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल हो गए। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? चार्ज की बेसिस पे। लिगेंड्स को चार्ज की बेसिस पे यहां क्लासिफाई कर रहा हूं, या तो चार्ज या तो न्यूट्रल। चार्ज में भी दो, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव लिगेंड्स के कुछ नाम दिए गए हैं, अभी बहुत टेंशन मत लेना, वो धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे अपने आप। जब तुम नेमिंग करना चालू करोगे ना यूपीएससी, तो जैसे रैंडमली यूज होते रहेंगे याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। कठिन नहीं है, 11 में पढ़ा होगा, नहीं आगे चल के पढ़ोगे। NH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये यूज आएगा आगे चल के। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिन। तो हाइड्रोजिन में जब H+ जोड़ दो तो ईएम तो लगा ही देते हैं ना, हाइड्रोजीनियम। जैसे हाइड्रोनियम लगा देते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर में जब H+ डालो तो वाटर में जब H+ डालो तो क्या बना देता है? ये ना, तो उसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, तो उसको हाइड्रोजीनियम बोलेंगे। तो हाइड्रोजीनियम जब भी बोले तो NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं, तो हाइड्रोजीनियम मतलब एक H+ ऐड हो जाएगा। जब कभी नाम आएगा तो इसका नाम कैसे लिया जाएगा आईयूपीएससी के दौरान? उसको हाइड्रोजीनियम ही पढ़ेंगे। अगला नाइट्रोसिनियम, जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ईएम लगा दिया जाता है। ये भी रूल्स होते हैं, मैं रूल्स डिस्कस करूंगा आपसे। अधिकतर तुम देखोगे कि लिगेंड्स जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो ईएम वर्ड मिल जाता है, तो नाइट्रोसियम। अगला नाइट्रोनियम, NO2 नाइट्रोनियम। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है। देखो बड़ा अजीब लगेगा ना तुमको, खुद बेचारे गरीब हैं, खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लोग। होते हैं कुछ दयालु, मेरे जैसे देखो दयालु, पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, लेकिन दूसरों को कितना हम दान देते हैं, है ना बेटा आयुष्मान? ऐसा है कि नहीं बेटा? हाँ वेरी गुड। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई पैसा ना हो लेकिन दूसरों को दान दे सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन तब भी ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं। कुछ निगेटिव लिगेंड्स होते हैं, कुछ जो अच्छे अच्छे निगेटिव लिगेंड्स थे वो यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। निगेटिव लिगेंड्स में देखो, जैसे CN-, इसको पढ़ेंगे कैसे? साइनो। अब थोड़ा ध्यान दो, कुछ बोर्ड में, CBSE बोर्ड और IISc बोर्ड में थोड़ा बदलाव किया गया है। कहीं कहीं इसको साइनो बोलते हैं, कहीं कहीं इसको साइनिडो पढ़ते हैं। दोनों सही है, दोनों पे नंबर मिलेंगे आपको, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो साइनो भी पढ़ते हैं, साइनिडो भी पढ़ते हैं। जैसे इसका हेलाइड नाम है तो इसको हेलिडो पढ़ते हैं। एक्चुअली रूल क्या होता है, रूल भी मैं डिस्कस कर लूंगा, कि नाम के बाद अगर आइड हो, एट हो, आइट हो, तो उसका ई हटा के हम ओ जोड़ देते हैं। कुछ हल्का फुल्का रूल ये एक पहला। तो नाइट्रीटो, जैसे नाइट्राइट हो गया तो हमने ई हटाया ओ जगा दिया नाइट्रेटो। नाइट्रेटो ए है बट टी है, ई हटाया ओ लगा दिया, यहाँ ई हटाया, यहाँ ई हटाया। हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो, ये थोड़ा अलग ही रूल, आइड हट गया, देखो आइड, ये आइड पूरा हट गया, आइड हट के सीधे क्या आ गया? हाइड्रोक्सो। अमीनो, कुछ अमीडो, मतलब कुछ देखिए सब में रूल नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा था। तो कहीं कहीं हैलाइड की जगह हैलिडो पढ़ते हैं। हैलिडो का मतलब क्लोरिडो ब्रोमिडो, ये भी चलता है, जो लिखा है ये भी सही है। मैंने कहा कि कुछ बोर्ड में वैसा भी यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं, तो आइडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो ये यूज करो, नहीं तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, क्लोरिडो
कई जगह पर ये यूज किया गया। जैसे हम अभी एक एग्जांपल दिए थे ना, तो वहाँ क्लोरिडो लिखा था, जैसे ब्रोमीडो, ब्रोमीडो यूज करते हैं। तो ये कुछ नाम है, इनके सबके ऊपर निगेटिव चार्ज है, देखो -1 -1। तो देखो निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है तो मतलब दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ निगेटिव लिगेंड्स, वो निगेटिव लिगेंड्स में आ जाएंगे। चार्ज भी आगे चल के ये बड़ा काम का रोल है। देखो ये -1 वाले हैं, अभी आगे जाओगे तो कुछ -2 वाले मिलेंगे, तो वो चार्ज के बेसिस पे भी क्लासिफाई करेंगे। जैसे सल्फाइड पढ़ेंगे सल्फीडो, सल्फेट सल्फाइट पढ़ेंगे सल्फाइटो, सल्फेट सल्फेटो, थायोसल्फेट थायोसल्फेटो, कार्बोनेट कार्बोनेटो, ई हटाया ओ लगा दिया, अमाइड अमीडो, ई हटाया ओ लगा दिया। तो इन पे चार्ज देखो 2 नेगेटिव है। कुछ लिगेंड्स न्यूट्रल होते हैं, अब सबके याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज ये सब याद करने से ऑक्सीडेशन नंबर काम करेगा। देखिए जो बताते चल रहा ना वो रटना पड़ेगा। आप सर कैसे हैं कि हम टेबल बैठ के रटते रहेंगे? नहीं, आप एक काम करोगे कि धीरे धीरे नेमिंग के दौरान यूज करते रहोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ के नाम बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे अमोनिया का अमीन, वाटर का एक्वा, एक्वा यूज करते हैं। एक्वा तो बहुत कम जगह मैंने देखा, वैसे एक्वा ही यूज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोसिल, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल थायोकार्बोनिल, फॉस्फीन फॉस्फाइन। तो ये सब इसके देखिए इधर लिखा, ये नाम ये है वो, ये है लिगेंड्स, और ये है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम लिया कैसे जाएगा। मतलब ये होता है ना कि तुम्हारा नाम भले ये हो, यहां तुम्हारा ये नाम हम लेंगे, बात खत्म। तो कभी कभी लोग स्कूल में नाम बिगाड़ देते हैं सबका, कहते हैं तुम कहोगे फला, तुमको कहेंगे हम यही, जो मर्जी वो कर लो। तो वैसे ही यहाँ रूल बनाया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इनका नाम ऐसे ही पढ़ा जाए। ठीक, और भी न्यूट्रल लिगेंड्स थोड़े अच्छे देख लो, मतलब थोड़े कठिन टाइप के, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन पढ़ते हैं। ये थायोयूरिया थायोयूरिया ही पढ़ते हैं। पेरेडीन पेरेडीन कहते हैं इसको, कहीं कहीं ऐसे ही लिखा जाता है पीवाई, तो कई कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको पीवाई ऐसे ही लिखा, तुम देखोगे ऐसे ही। अब बताओ जल्दी से, फिर आप आज की क्लास में यहीं पे फ्री कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगले दिन में रखूंगा जिसमें थोड़ा गैप रहेगा। अ लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड कौन है? सी का आएगा, डी का है नहीं होगा भाई, इतनी जल्दी किस लिए है भाई? लिगेंड्स तो ये भी है, लिगेंड्स ये भी है, तो आंसर क्या आएगा? बी एंड सी। ध्यान दो, मेटल को छोड़ के जो भी बचता है लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं बताइए इन चारों में से? लिगेंड्स क्या होते हैं इन चारों में से? हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड लूज बेस भी होते हैं, दोनों सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही लूज बेस कहते हैं। तो अब यही कंफ्यूजन हो जाता है मल्टीपल ऑप्शन में, कभी कभी जब हमारा कंपटीशन में जाते हैं ना, तो कोई एक छोड़ देते हैं लोग, तो इसलिए ध्यान दो दोनों पे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी होते हैं, लूज बेस भी होते हैं। अब कुछ ये हो गए, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये क्लासिफिकेशन एक और कर दूं फिर भेजता हूं आपको। कोई कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उस बेसिस पे भी होता है। मतलब एक और डिवीजन आया, वो डिवीजन क्या आया? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है अकेले, उस बेसिस पे भी बांटा गया। जैसे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, अगर कोई 2 बना रहा है तो ये इकलौता, ये ऑक्सिलेट, इसको ऑक्सिलेट बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है C2O4 2-, ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये ऑक्सिलेट अकेले 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसको बाइडेंटेट की कैटेगरी में लाएंगे इस लिगेंड्स को। ऑक्सिलेट के बाद ये देखो, इसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड, अमीनो और एसिड, ये एसिडिक ग्रुप है, तो ये भी बाइडेंटेट की कैटेगरी में आता है। क्यों बाइडेंटेट की कैटेगरी में आता है? क्योंकि 2 अकेले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इनको बोलते हैं अमीनो एसिड में ग्लाइसिनेट आयन इसका नाम है, ठीक है। अमीनो एसिड इसलिए बोला क्योंकि अमीन ग्रुप है और एसिड ग्रुप है, इसलिए अमीनो एसिड का एक टाइप है ग्लाइसिनेट आयन। तो बाइडेंटेट है, कोई कितने बॉन्ड बनाता है अकेले? अब इसको देखो, ये मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? मेटल यहाँ पर मैं बना दे रहा हूं, ये मेटल के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ट्राइडेंटेट है। तो वो धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। इसका नाम है EDTA, अभी पढ़ोगे आगे चल के EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। बहुत कठिन नहीं है देखो, क्योंकि इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन का मतलब एथ का मतलब 2 कार्बन है ना, डायमीन का मतलब नाइट्रोजन तो आ ही जाएगा भाई, डायमीन का मतलब नाइट्रोजन तो आ ही जाएगा ना। टेट्राएसीटेट, तो 2 एसीटेट इधर, 2 एसीटेट इधर, 2 एसीटेट इधर आ गए, 2 एसीटेट इधर आ गए और 2 एसीटेट इधर आ गए, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। और जब इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है तो ये 6 बनाता है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से,
और प्लस इनके पास लोन पेयर भी रहता है, तो लोन पेयर के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो टोटल अकेले ये 6 बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मतलब कोई कितने बॉन्ड बनाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, 2 से ज्यादा तो पॉलीडेंटेट, तो नंबर ऑफ बॉन्ड की बेसिस पे ये 6 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट बोलते हैं। ईडीटीए की फॉर्म में ये शॉर्टकट में नाम लिया जाएगा। इसी में एक नाम और नहीं है, उस नाम को हम थोड़ा बता देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, वो है ईएन। ईएन क्या बोलते हैं, इथाइलिन, हमको लगता है वही था, हाँ वही है, उसको बता देता हूँ, उसको थोड़ा अलग है। इथाइलिन डाइअमीन 1,2 डाइमीन, इसमें 2 कार्बन होते हैं, एक इधर NH2 एक इधर NH2, ये हो गया, तो एक इधर नाइट्रोजन एक इधर, 2 लोन पर, तो ये अकेले 2 बॉन्ड बनाता है। तो ईएन जब नाम आएगा तो उसका नाम याद रखना है, इथाइलिन 1,2 डाइमीन, ये भी बाइडेंटेट आएगा। क्यों बाइडेंटेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये 2 कॉर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बाइडेंटेट की कैटेगरी में आ रहा है। क्वेश्चन करिए, देन यू आर फ्री। बताइए इनमें से कौन मोनोडेंटेट है। बहुत सारे एग्जांपल नहीं जानते होगे, मैं बता दूं। अमीनो एसिड, ध्यान रखो वो क्या आता था, अमीनो एसिड किस कैटेगरी में आता था, बाइडेंटेट ना, यस सर। तो इसको हटा दिया हमने। सर वाटर मॉलिक्यूल, हाँ वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया भी हो जाता है बाइडेंटेट, अमोनिया मोनोडेंटेट आ जाता है, अमोनिया क्योंकि एक ही बॉन्ड बना सकता है। वाटर भी होता है मोनोडेंटेट में, लेकिन कभी कभी इसको 2 लोन पेयर होने के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर आंसर दोनों है, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और पैराडीन भी है, पैराडीन भी हम छूट गया, अब देखोगे तो पैराडीन के स्ट्रक्चर में जब जाओगे तो नाइट्रोजन के थ्रू अकेले एक बॉन्ड बनाता है, तो 3 आ गए। कौन यहाँ बाइडेंटेट है, चलो देखे किसी को याद है बाइडेंटेट, यहाँ पे अमीनो था, एक याद ही था, ग्लाइसिनेट भी था, ऑक्सलेट भी था, पैराडीन नहीं होता, हाँ तीनों होते हैं। तो देखो पहले देखो हम क्यों बहुत आगे भाग के जाएं, पहले यहीं पे छोटा छोटा रट लो, कौन बाइडेंटेट है, कौन पॉलीडेंटेट है, पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब होता है, लिगेंड्स का क्या मतलब होता है, मेटल एटम आयन का क्या मतलब होता है, हमें दोबारा लेक्चर पे ना आना पड़े, ये बात ध्यान रखो, उसको दोबारा ना सीखना पड़े। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का यहीं देखिए प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो लीगेंड्स हम पढ़ा रहे थे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि लीगेंड्स होते क्या हैं, उसी में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था कि लीगेंड्स जनरली वो होते थे जो मेटल एटम आयन को क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते थे। जो भी मेटल एटम आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको लीगेंड्स बोलते हैं। एक बात और समझना, यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कभी कभी डेंटेट। सर डेंटेट वर्ड क्यों यूज करते हैं, एक्चुअली होता क्या है, डेंटेट जब कभी बोलता है ना कोई, तो ऐसा लगता है दांत की बात कर रहा है, और लगभग लगभग है भी वैसा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, माना कोई टंग है, अब टंग जो होती है वो टीथ से घिरी होती है, एक जो टंग होती है वो टीथ से घिरी होती है, हम लोग कहते हैं जो जबान होती है वो टीथ से सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय द टीथ। बिल्कुल वैसे यहाँ भी होता है, जो मेटल एटम आयन होता है वो चारों तरफ से लीगेंड से क्या होता है, घिरा होता है। मेटल एटम आयन इज सराउंडेड बाय द लीगेंड्स। तो हम लोग कभी कभी लीगेंड्स को टीथ के साथ रिलेट करते हैं, और जब टीथ के साथ रिलेट करते हैं तो लीगेंड्स के साथ एक वर्ड यूज कर दिया जाता है कभी कभी डेंटेट। अब कोई कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उस बेसिस पे हम कभी कभी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट ये वर्ड बोलते हैं। मन में अगर आया कि डेंटेट वर्ड आया कहाँ से, तो वो एक फीलिंग हमने समझाई कि कहाँ से वो आया है। डेंटेट का मतलब कोई कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, किसको देता है, मेटल एटम आयन को। आपने पिछली क्लास में सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो डोनर मतलब लीगेंड्स, और जो एक्सेप्ट करता है वो मेटल एटम आयन होते हैं, ठीक है। इसी में लीगेंड्स में आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया जो मेटल एटम आयन के बाद जो CN है यहाँ पर वो लीगेंड्स है, यहाँ जो CO है वो लीगेंड्स है। चलिए, तो मतलब लीगेंड्स जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते थे, जिनका काम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का होता था। लीगेंड्स को मैंने पिछली क्लास में डिवाइड किया था, चार्ज न्यूट्रल। चार्ज में 2 होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल आपके हो गए थे। पॉजिटिव लीगेंड्स की एक टेबल आपके सामने आई थी कि इनमें सब में जो होता है जनरली EM लगता है, हमेशा EM वर्ड के साथ शुरू होता है। कॉम्प्लेक्स में उनका नाम क्या लिया जाएगा ये आपको याद करना था, पहले ही बोल दिया गया था। नेगेटिव लीगेंड्स की भी आपको पूरी बारे में बताया गया। अच्छा एक बात याद रखना, जिसके ऊपर जितना निगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर जितना निगेटिव चार्ज हो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ये याद करना पड़ेगा। अभी आगे चल के मैं पूछूंगा कि क्लोराइड आयन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो -1, ब्रोमाइड का -1,
नाइट्रेट का -1, हाइड्रोक्साइड का -1, अमीनो का -1 चार्ज के बराबर होता है। आसान रहेगा। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर कई अनदर फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, जिसपे जितना चार्ज है उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो चार्ज याद करते चलो, उससे ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रहेगा। और उसको क्या नाम दिया जाता है नेमिंग के दौरान, वो भी यहाँ पर है बताया मैंने, उस दिया भी था कि आइड 8 जो सल्फाइड होता है, आइड होता है, इनको सब में से ई हटा के ओ लगा दिया जाता है, ऐसे करके। निगेटिव लिगेंड्स में जिनका निगेट -2 चार्ज होता है, इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। मैं पूछूंगा सल्फेट ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक, सल्फाइड ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक, थायोसल्फाइड ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये सब याद होना चाहिए। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम बिल्कुल अलग तरीके से लिए जाते हैं, मतलब बिना रूल के कभी कभी, जैसे अमीन हो गया, एक्वा हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, ये सब, ठीक। वाटर को एक्वा कहते हैं, याद भी हो जाता है वाटर का एक्वा गार्ड के नाम से। न्यूट्रल लिगेंड में कुछ अच्छे लिगेंड्स समझाए गए थे। ये सब बातें पिछली क्लास में आपको सिखाई, मैंने बताया भी, डिस्कस भी किया। इसके बाद चले आगे चलते हैं। ये मैंने बताया था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको बाइडेंटेट बोलते हैं। जैसे ये कौन है, ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन जो होता है वो क्या होता है, बाइडेंटेट। क्यों बाइडेंटेट होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। यहीं पे अगर तुम इसको देखो, ये अमीनो एसिड है, इसको हम क्या कहेंगे, अमीनो एसिड कहेंगे। क्यों अमीनो एसिड कहेंगे, क्योंकि अमीन है और एसिडिक ग्रुप है। तो एक यहां से निगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर से बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये भी बाइडेंटेट है। सर बाइडेंटेट कौन, जो 2 कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाए किसके साथ, मेटल एटम आयन के साथ, उनको बोलते हैं बाइडेंटेट, ठीक जी। ट्राइडेंटेड, जो 3 बनाए, 6 जो बनाता है, जैसे इसका नाम किसी को पता है, इसका नाम पिछली बार क्या दिया गया था, जो ये बनाया है कॉम्प्लेक्स, इसका नाम हमने कुछ बताया था, EDT है। हाँ एडीटी है। देखो याद तो करना पड़ेगा बच्चा, याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इथाइलिन डाइमीन टेट्राइसिटेट, ये अकेले 6 कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल आयन के साथ। 4 तो निगेटिव चार्ज से, 2 लोन पेयर के थ्रू, यहाँ 2 लोन पेयर होते हैं उनके थ्रू बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, ये हेक्साडेंटेट की कैटेगरी में आ जाता है। कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चन दे दे कि पहचानो इनमें से कौन हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो कुछ फेवरेट तो याद होनी चाहिए जो ज्यादा बार बार यूज होते हैं। इसके बाद ये सब तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, आप लोगों को आते थे। हम इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने अभी एक बात बोली कि लिगेंड्स कितने चार्ज के बेसिस पे तो डिवाइड कर ही लिया था, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मोनोडेंटेट पॉलीडेंटेट होता है, ये डिवीजन कभी कभी किस बेसिस पे किया जाता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो जितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस बेसिस पे हम मोनोडेंटेट या पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट बोलेंगे। इनको मोनोडेंटेट, वही सेम एग्जांपल आ गए। मोनोडेंटेट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनाते हैं। देखो ये याद करना पड़ेगा, क्यों याद करना पड़ेगा, ये क्योंकि बहुत जगह पर यूज पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा बहुत जगह पर, इसलिए ये याद रखना पड़ेगा कि मोनोडेंटेट कौन है। ये सब एक एक ही बॉन्ड बनाते हैं। अब अच्छी बात इनकी सबकी क्या है कि ये मोनोडेंटेट तो है ही, प्लस इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 है। इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1, चार्ज के इक्वल। स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के इक्वल होता है। अब इन 2 नामों पे आ जाओ, इन 2 नामों पे, ये 2 नामों आ जाओ। एक्चुअली कुछ लिगेंड ऐसे आएंगे, इनको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, अभी आगे चल के आएंगे। ये नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। ये NO2 जो 2 तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए उनको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, भी हेडिंग आ जाएगी। इनके नाम पे ध्यान दो, जब इनका नाम IUPAC में लिखा जाएगा तो नाइट्रेटो N या नाइट्राइटो O, देखो दोनों की स्पेलिंग क्या है, सेम, बोथ हैव द सेम स्पेलिंग। लेकिन कई जगह पे, खासकर CBSE बोर्ड की मैं बात करूं, तो वो लोग ऐसे लिखते हैं नाइट्रीटो नाइट्रेटो, वो N1 नहीं लगाते हैं। तो कई जगह पर ऐसा भी यूज आ जाएगा कि नाइट्रीटो नाइट्रेटो ऐसे करके यूज कर लेंगे, तो वो भी हम आपको जिक्र करेंगे, बस बताते चल रहे हैं बीच बीच में। बाइडेंटेड में कुछ अच्छे देख लो, पहले मैं उनकी बात करूंगा जो ज्यादा यूज होने वाले हैं, फिर बाद में। जैसे ऑक्जेलेट तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ये यूज होता है बहुत ज्यादा, जब भी नाम लिखा जाएगा तो ऑक्जेलेटो के तौर पे ये यूज होते हैं। एसिटाइल एसिटोनेट यूज होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा तो ये यूज होता है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन कई जगह पर मैंने देखा GLY लिख के काम चला ले जाते हैं। तो ये सब बाइडेंटेड है, आपके सामने हैं, याद आपको करने ही करने हैं, इसलिए बताया जा रहा है। पेंटाडेंटेट
बहुत रेयरली यूज होता है। हाँ, EDTA काफी जब बार यूज होता है, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। अब हमको जरा बताओ OH- को कॉम्प्लेक्स में हम क्या नाम देते होंगे? देखें किसकी नजर तेज थी, इसको याद हुआ होगा। वैसे आइडिया लगा भी लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुछ भी देखो, हाइड्राइड तो नहीं कहते होंगे, हाइड्राइड तो इसको कहते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते होंगे। हाइड्रोक्सो। हाँ बिल्कुल सही, एक आइडिया लग जाता है, अगर देखे होते तो आइडिया जल्दी बता देते। इथाइलिन डायमीन, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट, बिल्कुल सही। ईएन मैंने पढ़ाया था, कैसा होता था ईएन कुछ फॉर्मूला ऐसा होता था, CH2 NH। मैं बिल्कुल बच्चों बच्चों से पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये बाइडेंटेट होता है, तो बाइडेंटेट हो गया। एम्बिडेंट मैंने बताया था, एम्बिडेंट लिगेंड और चिलेट रिंग, इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जिसे हम बोलते हैं दो धारी तलवार, जो दो तरफ से अटैक कर सके। तो वैसे यहाँ पर भी ये दो साइड से अटैक कर पाएंगे। मेटल एटम आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो कभी कभी ये नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी बना सकता है। कोई बोले क्यों? ड्यू टू रिजोनेंस। आप जब ऑर्गेनिक में जाओगे तो पढ़ोगे, रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आया, फिर डबल बॉन्ड की जगह बदल गई, तो ये तो मालूम ही है ना कि किसके कारण होता था, रिजोनेंस के कारण। तो ड्यू टू रिजोनेंस कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती रहती है। फिलहाल वो अभी छोड़ो, अभी मुद्दे पे आओ, क्या है, बिना मतलब कंफ्यूज करने आपको। एम्बिडेंट लिगेंड कोई पूछे क्या होता है, तो एम्बिडेंट लिगेंड्स हम कहेंगे दोज लिगेंड्स विच कैन फॉर्म, जो क्या कर सकते हैं, विच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड, जो एक से ज्यादा साइड की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं विद मेटल एटम आयन, विद मेटल एटम और आयन, उसके साथ एक से ज्यादा साइड से अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए तो उसको एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड हो गया। अच्छा, एम्बिडेंट लिगेंड कई तरीके के होते हैं, जैसे कई तरीके का अभी तो डिफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कि ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, दो या दो से ज्यादा तरफ से वो बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन की तरफ से बनाया, ऑक्सीजन की तरफ से बनाया। ठीक, अगर एन की तरफ से डोनेट करेगा तो इसको हम नाइट्रेटो एन पढ़ेंगे, ओ की तरफ से अगर डोनेट करेगा तो नाइट्रेटो ओ पढ़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है, ये इधर से भी बना सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से बना सकता है। तो अगर इधर से बॉन्ड बनाएगा सल्फर की तरफ से तो थायोसाइनेटो पढ़ेंगे, उधर से बनाएगा तो आइसोथायोसाइनेटो पढ़ेंगे अगर नाइट्रोजन तरफ से बनाएगा। तो कुछ एम्बिडेंट लिगेंड तो याद होने ही चाहिए आप लोगों को। चलिए इसके बाद आगे थोड़ा सा चलते हैं। इसके बाद जैसे साइनाइड है, इट इज ऑल्सो एम्बिडेंट लिगेंड। इस एम्बिडेंट लिगेंड में अगर कार्बन की तरफ से बनाएगा तो साइनो या साइनिडो, और नाइट्रोजन की तरफ से बनाएगा तो आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। तो ये कुछ एम्बिडेंट लिगेंड्स हो गए, इनको ये बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब अगला आता है चिलेशन। चिलेशन वर्ड आता है क्लॉ से, मतलब एक तरीके से जो जबड़ा है वहां से ये शब्द बन के आया है, ग्रीक वर्ड से। लिगेंड्स लाई अराउंड द सेंट्रल एटम लाइक द क्लॉ ऑफ लॉबस्टर, केकड़े जैसा, मतलब केकड़े का जो हाथ वो नहीं होता है, उसी उसके जैसा। ये तो थोड़ा इधर उधर की थ्योरेटिकल बातें हो गई, हम मुद्दे की बात करते हैं। चलिए, आप ऐसे कहोगे कि व्हेन a polydentate ligands, when a polydentate ligands, जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो होता है फॉर्म अ क्लोज रिंग ऑफ 4 और मोर देन 4 member ring with central metal एटम और आयन। सुनिएगा, जब कभी कभी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं वो एक क्लोज रिंग बनाते हैं 4 या 4 से ज्यादा मेंबर की, किसके साथ, मेटल एटम आयन के साथ। देन दैट रिंग, तो ऐसी कंडीशन में देन दैट रिंग इज नोन एज, उसे हम जानते हैं किस नाम से, चिलेट रिंग के नाम से। कुछ लोग उसको चिलेशन पढ़ते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, चिलेट रिंग। और उस चिलेट रिंग के कारण क्या होगा, एंड ड्यू टू दिस एंड इसके कारण क्या होगा, कॉम्प्लेक्स गेट्स, जिसके कारण क्या होगा, कॉम्प्लेक्स गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी,
इसके कारण कॉम्प्लेक्स जो होगा उसको क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज, या दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेशन इफेक्ट। अब मैं समझाता हूं, ये तो मैंने लिख दिया जिससे आपको थोड़ा समझ में आए क्या कहना चाह रहा था। एक एग्जांपल से समझाता हूं, साथ समझ में आ जाए। जैसे मैं एक लिगेंड्स ले लेता हूं ईएन, इथेन 1,2 डाइमीन, थोड़ा ध्यान देना। अब ये इथेन 1,2 डाइमीन हमने बनाया, इथेन 1,2 डाइमीन ऐसे बनेगा, इथेन 1,2 डाइमीन ऐसे बनेगा। ये मेटल एटम आयन हो गया, ये लोन पेयर इसके पास था, ये लोन पेयर इसके पास था। ईएन क्या होता है, बाइडेंटेट की मोनोडेंटेट? बाइडेंटेट। हाँ बाइडेंटेट। तो एक कॉर्डिनेट बॉन्ड वो इधर से बनाएगा और एक कॉर्डिनेट बॉन्ड वो इधर से बनाएगा। सीधी चीज क्लियर हो गई। तो अगर इस रिंग के अंदर देखो तो कितने मेंबर हैं, दिख रहे हैं तुम्हें? 5, 1 2 3 4 5। तो जब ये तभी तभी देखने को ज्यादा मिलता है जब पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, अधिकतर तब देखने को मिलता है। तो जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो मेटल एटम आयन के साथ एक क्लोज रिंग बनाते हैं, और क्लोज रिंग में 4 या 5 या 5 से ज्यादा मेंबर की कोई रिंग होती है, उस रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग। और उस रिंग के कारण कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी भी एक्स्ट्रा मिल जाती है। सर ये कैसे? ये इसका आंसर तो तुम ही हमको खुद दोगे। हमको एक बात बताओ, एक केस कुछ ऐसा हो कि लिगेंड्स ऐसे जुड़े हो L1 L2 और इधर जुड़ा हुआ है L3 L4, एक केस ऐसा है, और उसी में मैं इसको ऐसे जोड़ता कि यहाँ पर L1 इससे जुड़ा है और L1 L2 से भी जुड़ा हुआ है, इधर L3 है और L3 L4 भी जुड़े हुए हैं, और L3 L4 जो है वो आपस में भी जुड़े हुए हैं। तो बताओ कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबल कौन है, किसमें बॉन्ड को तोड़ना कठिन है, लिगेंड्स को हटाना कठिन है, इसमें कि इसमें? इसको मैं पहला कैसे देना, उसको दूसरा, किसमें कठिन है? लिगेंड्स को दूसरा वाले, हाँ दूसरे वाले केस में रिप्लेस करना लिगेंड्स को कठिन है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। अगर लिगेंड्स को तुम हटा पा रहे हो तो कम स्टेबल है वो कॉम्प्लेक्स। तो तुम देख रहे हो कि चिलेट रिंग बनने से कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी मिलती है। इस इफेक्ट को कहते हैं चिलेशन इफेक्ट। तो एग्जाम में क्या आया है इस पर भी ध्यान देना, चिलेशन इफेक्ट बोला है या चिलेट रिंग बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंक्लूड करिएगा बात को। आप जब अभी लास्ट में इसके आओगे चैप्टर के एंडिंग में, तो दो कॉम्प्लेक्स बने हो, अब किसी में माना ईएन हो, किसी में नॉर्मल मोनोडेंटेट हो सारे लिगेंड्स, पूछे कौन स्टेबल है तो ईएन वाला स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईएन चिलेट रिंग बना सकता है। तो ये सब बातें ध्यान दीजिएगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। एक बात, आगे बढ़ो। अब यही जो चीज हमने बोली है ये सब लिखा मिलेगा कि जब कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा डोनर की तरफ से मेटल एटम आयन के साथ जुड़ता है तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं हम लोग चिलेट रिंग। और जो लिगेंड्स होते हैं उनको चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दिया। ठीक, अब इस बात का आंसर दो थोड़ा सा भी लोग, देखिए कौन आंसर सही है। एम्बिडेंट लिगेंड्स कंटेन सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं कि 2 डोनर एटम होते हैं बट ओनली वन ऑफ देम फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट अ टाइम। ये वर्ड थोड़ा लिख देना चाहिए था उनको, एट अ टाइम। मतलब 2 डोनर एटम है तो जब दोनों दोनों एक साथ बना लें तो उसको बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। लेकिन जब 2 डोनर एटम हो और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, चाहे इधर से चाहे उधर से, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड्स हो जाते हैं। कभी कभी ब्रिजिंग लिगेंड्स हम उनको बोलते हैं जैसे माना मेटल एटम आयन आया, 2 मेटल एटम आयन आए। ठीक, अब कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जो 2 मेटल एटम आयन को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, वो ब्रिज का काम करेंगे। वो कैसा काम करेंगे, द वर्क एज अ ब्रिज, वो ब्रिज का काम करेंगे। जो 2 मेटल एटम आयन को जोड़ने का काम करे उन लिगेंड्स को बोलते हैं ब्रिजिंग एटम्स। मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, अटैच करते हैं खुद को 2 या 2 से ज्यादा मेटल एटम आयन को, बीच में वो ब्रिज का काम करें, उनको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज बना सकते हो ब्रिजिंग लिगेंड्स का। हाँ सर इसमें चिलेशन हो रहा है? ना इसे चिलेशन नहीं बोलेंगे। चिलेशन में सिंगल मेटल एटम आयन से जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होता है। ठीक है, इट इज नॉट अ चिलेशन। तो आप क्या बोलोगे, ब्रिजिंग लिगेंड्स कैन बी डिफाइंड एज दोज लिगेंड्स व्हिच कैन वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द 2 मेटल एटम आयन और व्हिच ज्वाइन इटसेल्फ विद 2 और मोर देन 2 मेटल एटम आयन। वहां एक ही मेटल एटम आयन के साथ जब रिंग में नहीं थी उसको बोलते थे चिलेट रिंग। अब अगली कहानी आई है कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पिछली क्लास में बताया था मैंने। क्या बताया था कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल एटम आयन, चाहे ऐसे कह लो या और आसान भाषा में लिखना हो तो सीधे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेड बाय लीगेंड्स। लीगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, विद सेंट्रल मेटल एटम आयन। सेंट्रल मेटल एटम आयन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे 6, यहां कितने बनेंगे 4। लेकिन सावधान, क्या सावधानी कि लीगेंड्स के नंबर देख के मत बताने लगना कोऑर्डिनेशन नंबर। पता चला एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हमने लिखा क्रोमियम, यहां पर हमने लिखा वाटर की पावर 2 En की पावर 2, ऐसे लिखा। अब यहां पर तुम गए, तुमने कहा यार लीगेंड्स तो यहां पर 4 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सर क्या 4 होगा? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा? नहीं, गलत। क्योंकि ये मोनोडेंटेट था, ये अकेले एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था, तो 2 यहां से हो गए। और En बाइडेंटेट था तो ये अकेले 2 बनाएगा, तो टोटल कितने बनाएगा? 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो ये गलती करने से बचिएगा। ईडीटी आ जाएगा तो ईडीटी अकेले बना देता 6। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आप नंबर ऑफ लीगेंड से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मोनोडेंटेड है सारे के सारे एक ही एक बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब तो वही हो जाएगा, जितने लीगेंड्स उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर। अदरवाइज बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बताया गया था पिछली क्लास में, पूरा सिखाया गया था कि जो हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, जो नॉन आयनाइजेबल हिस्सा होता है, नॉन आयनाइजेबल हिस्सा होता है जो स्फीयर के अंदर लिखा होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो हिस्सा बाहर लिखा होता है जो कि आयनाइजेबल होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर। ये मैंने बताया हुआ है आपको। या फिर उसको हम काउंटर आयन भी कहते हैं, वी ऑल्सो नोन एज देम काउंटर आयंस, उसको काउंटर आयन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये जो 3D अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ये तो पता ही है कि मेटल एटम आयन के पास चारों तरफ लीगेंड्स होंगे। भाई ये तो सबको पता है ना कि लीगेंड्स इसके चारों तरफ होंगे। लेकिन वो अपने को 3D में अरेंज कैसे करेंगे सर? अरे मतलब क्या, मतलब ये क्या वो टेट्राहेड्रली अरेंज है? ये अरेंजमेंट पढ़ा था ना 11th में, टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट फॉर्म में है या कैसे हैं? या फिर वो स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में है, मेटल एटम आयन ऐसे है और 4 लीगेंड्स इसके चारों तरफ ऐसे लगे हुए हैं और वो स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं अरेंजमेंट, या ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे भी हो जाए, 6-6। तो स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है? स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब स्पेस में, किसका? लीगेंड्स का। किसके अराउंड में? अराउंड द मेटल एटम आयन। उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। 1 नंबर में ये भी पूछ लेता है। हम लोग अभी पिछली क्लास के ही पोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम था इंपॉर्टेंट टर्म्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं उनमें से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है कि जो 3D अरेंजमेंट होता है लीगेंड्स का मेटल एटम आयन के चारों तरफ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसे अरेंज है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। 2 और डिफिनेशन आई, एक को बोलते हैं होमोलिप्टिक और एक को हेटेरोलिप्टिक। होमो का क्या मतलब होता था? पढ़ा था ना कभी तुम लोगों ने होमो का मतलब? व्हाट इज मीन बाय होमो? Same kind of. हाँ, सेम काइंड ऑफ। अगर सारे के सारे लीगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम ही हो तो होमोलिप्टिक। जैसे सारे के सारे अमोनिया ही है लीगेंड्स तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर लीगेंड्स अलग अलग हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, तो उसको हेटेरोलिप्टिक। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, डिवीजन एक और हो गया। इफ ऑल द ligands are of same kind, that is known as homoleptic complex. If the ligands are of different kinds, then that is known as heteroleptic complex. Next one, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जा चुका है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये तो एक सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैं एक बात सिखाने जा रहा हूं, आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी, टेबल दिख रही पूरी, कोई हाइड तो नहीं हो रहा है किसी को? कुछ भी दिख रहा है ना बेटा? अगर हाइड हो रहा तो मैं इसको सही करूं फिर टेबल। लेफ्ट में हो रहा है। चलिए मैं फिर वो उसको बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको IUPAC सिखाऊं। इस चैप्टर में चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करो, बोर्ड लेवल की बात करो, स्कूल लेवल की बात करो, IUPAC तो फिक्स ही फिक्स है।
वो भी ये नहीं कि एक साल आया एक साल नहीं आया, ना ना ना, हर साल आएगा। तो आईयूपीएससी में ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ये सब देखो आईयूपीएससी नियम लिखे गए हैं, मैं यहाँ पर आईयूपीएससी नियम नहीं सिखाने जा रहा हूँ। ये जो रोमन नंबर में लिखा है ना इसके अंदर, ये है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, मेटल का। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है बस वो मैं तुमको सिखाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल ले लेके अलग अलग, इसीलिए कुछ एग्जाम्पल लिखा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया K2ZnOH का होल 4, जैसे हमने ले लिया माना टाइप 1। अब इसमें माना मुझे निकालना, मैं एक एक करके प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिंक का। सबके ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें याद होने चाहिए, खासकर कुछ तो तुमने रेडॉक्स चैप्टर में 11 में याद किया था। पोटेशियम का कितना होता है, +1, तो पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, बहुत सही। जिसका निकालना है उसे क्या मानते थे, X। हाइड्रोक्साइड के कितना होता है, -1। सर ये कैसे बताओ, ये तो अभी जब मैं लीगेंड नहीं पढ़ा रहा था तो लीगेंड में आया था OH -1, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज था, मैंने बोला था जिस पे जितना चार्ज हो वही ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया, -1। और पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो 0। पूरा सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करने पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, 2। देखो इसीलिए तो पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला था, 2 निकला था। अब और भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर एक बार हम सीख लीजिएगा, बार बार प्रॉब्लम करेगा फिर। अब माना और भी कुछ कर लेते हैं, जैसे इस वाले का निकाल लेता हूँ, चलो थोड़े और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे लिखा है अमोनियम, यहाँ लिखा है क्रोमियम, यहाँ लिखा है NH3 का होल ट्वाइस, HCN का होल 4, ऐसे। अब अमोनियम आयन का +1 होता है, सर ये तो याद होना चाहिए था, अमोनियम याद नहीं किए थे, वैलेंसी +1 होती थी, पूरा अमोनियम +1 ही होता है। क्रोमियम का निकालना है, मेटल का निकालना होता है तो X। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, चार्ज ही नहीं तो 0, ये भी याद रखना। न्यूट्रल में चार्ज जितने हो, जैसे पेरिडीन था, वाटर था, अमोनिया था, तो जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हम लेके चलते हैं, 0। तो अमोनिया का कितना हो गया, 0। थायोसाइनाइड का कितना था, शायद आई थिंक -1 था, इक्वल टू 0, चार्ज 0, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कैसे कहीं कोई चार्ज थोड़ी दिख रहा है। तो अब पूरा सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी निकली, वैल्यू सॉल्व किया तो 3 निकली, X = +3, प्लस ही निकलेगा, देखो 3 निकल के आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब कुछ अलग कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, देखो जैसे ये है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको करता हूँ FeC5H5, ठीक है, का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसे हमने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है। अब ये मुझे लगता है लिटिल बिट शायद थोड़ा बहुत अधूरा हो, एक बार चेक करना पड़ेगा आपको कि ये है क्या, पेंटाडाइनाइल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करिएगा, जितना मुझको याद आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा गड़बड़ है। फिलहाल जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा इक्वल टू +1 कर देते और सॉल्व कर लेते, तब इसका निकलता है। लेकिन कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, शायद या तो कुछ चीजें तो अधूरी है तो दिया नहीं किया, फिलहाल ऐसे जाएगा। और कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जब आएंगे क्वेश्चन में कराऊंगा ना तब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कुछ अलग टाइप के हैं, इनको देखो। किसका, सर C5H5 का, बड़ा C5H5 का अभी मुझे याद नहीं है क्या सर ऑक्सीडेशन, +2 होता है, नेट पे देखा, +2 होता है। तो देखो सॉल्व करके देखो, वही आंसर के साथ मैच नहीं कराना, दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज। तो +2 अगर हमने ले लिया तो इक्वल टू हम कितना ले लेते, +1 ले लेते। अब +1 ले लेते तो इसका मतलब वो कितना निकलता, +1 -4, तो वो वैल्यू थोड़ी गड़बड़ आने लगती। तो ये चीज इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है कुछ, तो जबकि दिखा इसमें कितना रहे हैं, 2 दिखा रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे देख लोगे तब मैं इसको कुछ बता पाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, उसके लिए परेशान ना हो। अब मैं जो चीज सिखाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्या सिखाने जा रहा हूँ। तुम सबका निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर, कोई बहुत कठिन चीज नहीं होता। जैसे किसी ऊपर निगेटिव चार्ज हो, FeCN का होल 6 4 ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका निकालना है तो X मान लिया, CN का कितना होता है -1 इक्वल टू चार्ज के बराबर, सॉल्व कर लिया तो +2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हर तरीके के सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं जहां प्रॉब्लम करता है, अब मैं सिखाने जा रहा हूं जहां प्रॉब्लम होती है वो डबल कॉम्प्लेक्स वाले, इधर भी कॉम्प्लेक्स है, इधर भी कॉम्प्लेक्स है, इधर भी कॉम्प्लेक्स है, इधर भी कॉम्प्लेक्स है, उनमें प्रॉब्लम होती है। डबल कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने का कोई रूल नहीं होता है,
जो पढ़ाते हैं वो केवल बेवकूफ बनाते हैं। कुछ का तो तरीका है, जैसे कुछ का तरीका का मतलब कुछ ऐसा हो, जैसे जैसे मैं अपने अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो उसके लिए परेशान ना होना। माना लिखा है यहाँ होल थ्राइस, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स लिखा है ऐसे करके, ठीक। तो इसमें माना कोई मेटल है और कुछ लिगेंड्स हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करते? तो इनको सॉल्व करने का तो तरीका मिल जाता है। कैसे? इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? ये टूटेगा, ये टूटेगा कैसे? 3 दिस कॉम्प्लेक्स H2O का होल 4, और जो यहाँ होता है ये चार्ज इसके ऊपर आता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता था, तो ये चार्ज इसके ऊपर, उसके ऊपर आएगा प्लस में, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर आएगा इधर माइनस में, और -3। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। इसको अलग कैसे सॉल्व करोगे? मेटल का निकालना है तो उसे x मान लो, लिगेंड्स 1 का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर उसका जो भी इक्वल टू -3, सॉल्व कर लिया, इसका निकल के आ गया। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा x मान के पूरा सॉल्व करके +1 के बराबर रख दो। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स के बीच में यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है तब तो थोड़ा आसान होता है, उसको तोड़ करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे कॉलॉस लॉ में ब्रेक किया था। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम देगा वो ये प्रॉब्लम देगा कि जब दो कॉम्प्लेक्स लिखे हों कुछ ऐसे और बीच में तोड़ने वाला भी पैटर्न ना हो। कई जगह पे तो 3 आ जा रहा है, आसान है, लेकिन कई जगह पे थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। इसका कोई रूल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं। इनमें तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है और कोई तरीका नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड, नो वन अनदर मेथड। आप चेक करिएगा, कोई दूसरा मेथड नहीं। सर हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? जो मेटल होते हैं खासकर इस तरीके के, उनके जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते हैं, एक ही दो होते हैं। जैसे प्लेटिनम ज्यादातर इनमें समय होता है, तो या तो उसका +2 होता है या तो +4 होता है। जैसे कोबाल्ट या क्रोमियम, इनका +3 होता है या फिर +6 होता है। ये इनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है। तुमको डबल कॉम्प्लेक्स इसके अलावा नहीं मिलेंगे मेटल में, तो बहुत टेंशन ही नहीं लेना। अब वो तुमको रैंडमली रखना है और रख के देखना है कैटायन पॉजिटिवली आना चाहिए, एनायन नेगेटिव आना चाहिए। जैसे इसमें रखो, कोबाल्ट का +3 होता है और कितना होता है? +6। तो अगर हम +3 यहां रखते तो देखो क्या था, +3 यहां रख दिए, इसका देखो ये +3 यहां रख दिए। अमोनिया का कितना आ रहा है? देखो 0। Cl का कितना आ रहा है? -1। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब पूरा सॉल्व करोगे तो चार्ज कितना है? +1 आया ना। +1 आया मतलब ये कैटायन हो गया, +1 आया मतलब ये कैटायन हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ भी क्या रखना पड़ेगा? +3 रखना पड़ेगा, और Cl का कितना था? -1। तो देखो चार्ज और ओवरऑल कितना निकला? निगेटिव। और ये हिस्सा निगेटिव ही है। ये सब थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, फिर से समझा रहा हूं। देखो ये हिस्सा क्या है? कैटायनिक। ये हिस्सा कैटायनिक है, तो इसका जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है या तो 0 रहे या तो +2 रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। 0 या +2 के अलावा निगेटिव में तो नहीं जा सकता। इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम आएगा वो चार्ज के बराबर होता है ना, पढ़ा नहीं था? ऑक्सीडेशन का नंबर का सम जो होता है वो चार्ज के बराबर, और न्यूट्रल है तो 0 के बराबर। तो या तो 0 हो या तो निगेटिव हो, क्योंकि एनायन है। अब क्रोमियम का +6 होता है और +3 होता है, ठीक। तो अगर +6 एंड +3 है तो सर इसे +6 क्यों नहीं माना? +6 भी मान लेते तो ज्यादा सही रहता, 0 आ जाता। लेकिन अगर से तुम +6 मानते और पूरा ओवरऑल सॉल्व करते, पूरा ओवरऑल, तो पूरा ओवरऑल सॉल्व करने पे फिर जानते हो क्या था? 0 ना आता। जैसे इसे +3 माने थे, देखो कैसे नहीं आया। इसे तुम +3 माने थे, 0 आया, -1 आया। इसे +6 में ले लिए तुम, इसको -6 ले लिए, तो ओवरऑल कहाँ 0 आ रहा है? देखो। तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं, दोनों में से कैटायन पे वो वैल्यू रखो जिससे कोशिश ये रहे कि ये +2 बना रहे, वो निगेटिव बना रहे, और दोनों वैल्यू के रखने पे ओवरऑल 0 बन के आए, सबका ऐड करने पे। तो इन वैल्यू को हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ज्यादा वैल्यू नहीं होती, इसलिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रहा बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो उनका तो तुम्हें हेडेक लेना ही नहीं, वो तो आराम से हो जाते हैं। जैसे यही देख लो, कॉपर NH3 लिखा है, यहाँ लिखा है वाटर, यहाँ लिखा है Br2। ये अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो X, अमोनिया का 0 हो गया, वाटर का कितना हो गया? 0 हो गया, ब्रोमीन का कितना होता है? -1। सब कुछ चार्ज के 0 न्यूट्रल है तो 0, तो X की वैल्यू +2 आ गया। एक बात और समझाऊं, यहाँ देख रहे होगे तो एक इंटरेस्टिंग बात कि कईयों में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके 4 2 लिखा है, लेकिन Br में नहीं लिखा हुआ है, Cl2 में नहीं लिखा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसमें ऐसा क्यों नहीं ब्रैकेट करके हमने ऐसे लिखा? ऐसे लिखते 2।
तो इसका भी रूल है कि जो लिगेंड्स होते हैं अगर वो सेम एलिमेंट के हैं, देखो इसमें दो अलग अलग एटम है, कार्बन नाइट्रोजन, तब होल 6 लगाया। Br सेम टाइप का है तो नहीं, फ्लोरीन सेम टाइप के तो नहीं। जब दो अलग अलग एटम के कॉम्बिनेशन से बना हो लिगेंड्स, तब उनके रिपीटेशन पे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट लगा के तब नंबर लिखते हैं, बाकी नहीं लिखते। तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाल ले जाओगे, दैट इज नॉट अ बिग पार्ट, वो कोई बहुत डीलिंग की वाली बात नहीं है। डबल कॉम्प्लेक्स वाले में थोड़ी डीलिंग वाली बात होती थी, वो हमने आपको सिखा दी। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना सीख गए तो आपके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एक टॉपिक और बचा है 10 मिनट का, इसको बता देता हूं, देन यू आर फ्री। एक है टॉपिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला ही उसकी डिफिनेशन है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल एटम और आयन। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल एटम आयन है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? उसके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए हैं आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला ये है कि EAN जो होता है, अब पहले तो उसका एटॉमिक नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर हो, जैसे आयरन है तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो 26 लिख दिया हमने, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द आयन फॉर्मेशन। जरूरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन ही हो, कॉम्प्लेक्स की मतलब Fe2+ की फॉर्म में हो सकता था, तो उसने 2 लूज भी तो किए होंगे, तो 26 थोड़ी काउंट करेंगे। तो इसलिए जो आयन बनाने के समय इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा वो भी ऐड कर लोगे, और जो लिगेंड से उसने गेन किया होगा उससे निकलता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उससे फायदा क्या होगा अभी डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब कुछ समझा के बताता हूं, देखो कैसे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स आया, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट, अब कोबाल्ट न्यूट्रल है कि आयन है कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर से। कैसे? X, अमोनिया का कितना होता है 0, क्लोरीन का कितना होता है -1 इक्वल टू न्यूट्रल 0, तो X इक्वल टू कितना आया +3, मतलब पता चला कि कोबाल्ट किस फॉर्म में है? +3 की फॉर्म में है। ठीक, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27, लेकिन 27 थोड़ी जोड़ोगे, 3 तो घटाना पड़ेगा ना आपको, तो 3 घटा दिया आपने 24, प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा? देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने? 6, तो 12 उसको लिगेंड से मिल गए, तो इसका कितना निकला? EN 36, और 36 देखो क्रोमियम के पास का है। अब इससे पता क्या चलता है सर? हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ गए, पूछ लेगा हम डिफिनेशन भी बोल देंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन बाय अ मेटल एटम आयन ऑफ इट्स ओन प्लस गेन बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय द लिगेंड्स। लेकिन इससे पता क्या चलेगा? अगर तुम एक रो देखो, किसी भी पीरियोडिक टेबल की एक रो देखो, ठीक है, किसी एक पीरियोडिक टेबल की रो देखो, अब पता चला इसमें आयरन है, इसमें कोबाल्ट है, उसी के रो के कॉमन में जब तुम आओगे तो यहां तुमको क्रोमियम मिलेगा नोबल गैस में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये मिलेगा, जिसका क्या है 36 है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, यहां जितने मेटल तुम देख रहे हो, चाहे वो जो भी हो, स्कैंडियम, जो भी, निकल जो भी, इनके जितने भी तुम कॉम्प्लेक्स देखोगे, जिसका EN इसके क्लोज आएगा क्रोमियम के, उसको उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना गया, एक रूल दिया गया EN का, क्योंकि क्रोमियम एक स्टेबल एलिमेंट होता है। तो लोगों ने एक नियम बनाया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उस रो का जो सबसे लास्ट वाला नोबल एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर के अगर पास जितना आएगा वो उतना ही स्टेबल रहेगा। जैसे मैं इसको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे इसका निकाला गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कितना निकला? 36, ये भी 36 निकला, ये भी 36 निकला, लगभग लगभग बराबर है, और फैक्टर देखना पड़ेगा। लेकिन माना किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलता वो 34 निकलता, किसी का माना 32 निकलता, किसी का 36 निकलता इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो जिसका 36 निकलता इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी अपना रोल निभाता है। बाकी EAN निकाला कैसे जाता है वो यहां पर हमने समझा दिया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो सारे आपसे डिस्कस किए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें हम आपको IUPAC का टॉपिक प्लस अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है देन मैं आपको वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट पॉसिबली 4-5 लेक्चर्स और होंगे, 5-6 लेक्चर्स, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है मैडम, जय।